कोरोना की वैक्सीन, उसका टीकाकरण का कार्यक्रम आज से शुरू हो रहा है। इस पर तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर शेखर सी मांडे, डायरेक्टर जनरल CSIR, वो हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। साथ ही एम्स की प्रोफेसर हैं डॉक्टर उमा कुमार हमारे साथ जुड़ गई हैं और डॉक्टर अनूप कुमार यूरोलॉजिस्ट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर शेखर मांडे भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल जो है मांडे सर, आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक बहुत इंतजार हो रहा था इस वैक्सीन का। 2 वैक्सीन हमारे देश में जिनको मंजूरी मिली है, आपसे समझना चाहेंगे, एक उम्मीद के किरण के तौर पर इसे देखा जा रहा है। एक जनरल परसेप्शन है कि क्या ये वैक्सीन लग जाने के बाद कोरोना होगा, नहीं होगा? अगर होगा तो माना जा रहा है कि शायद बहुत हल्के लक्षण रहेंगे, ऐसी स्थिति नहीं होगी कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़े। क्या यह सच है? तो उम्मीद तो बहुत तगड़ी है हम सब लोगों की, वैज्ञानिकों की। हम तो इसे कहते हैं कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द पेंडेमिक, जिसे कहते हैं। लेकिन ख्याल जरूर रखना चाहिए, क्योंकि टीका जो लगता है उसके बाद भी कोरोना नहीं होगा, ये बहुत फर्मली नहीं कह सकते। इसलिए सब लोगों ने अपना ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन उम्मीद तो जरूर है कि इसके हिसाब से ये महामारी अब हम लोगों से दूर हो जाएगी। जी, डॉक्टर उमा, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि डॉक्टर मांडे ने कहा कि उसके बावजूद भी एहतियात बरतना जरूरी है। इसमें 28 दिन का गैप बताया गया है कि एक डोज और दूसरी डोज के बीच में अगर किसी कारणवश एक शख्स जो है वो 28 दिन के गैप में उसे नहीं लगवा पाता है तो उसके क्या कुछ रिपरकशंस हो सकते हैं? ये जो पहली डोज दी गई होगी, क्या उसका असर खत्म हो जाएगा? उसके बारे में कुछ डिटेल बताएं। देखिए, पहली डोज के बाद इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, लेकिन वो प्रोटेक्टिव होगी इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टडीज हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि बूस्टर डोज यानी कि 28th डे पे जो सेकेंड डोज लगनी है उसके 2 वीक्स के बाद मैक्सिमम प्रोटेक्शन अचीव होता है। तो पहली डोज लगवा के गायब बिल्कुल ना हो जाए, सेकेंड डोज लगवाना बहुत ही जरूरी है। जी, डॉक्टर अनूप, आपसे समझना चाहेंगे कि जब ये दोनों डोज लग जाएगी तो उसके कितने दिन बाद एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है किसी के अंदर कि कह सकते हैं कि कोरोना से कहीं ना कहीं हद तक सुरक्षित है इंसान? डॉक्टर अनूप, आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे संपर्क साधने की। डॉक्टर मांडे से ये सवाल मैं ले लेती हूँ जब तक। डॉक्टर मांडे, आप इस पर कुछ कहना चाहें? तो ऐसी बात है कि आपने 2 सवाल किए थे कि 28 दिन में अगर नहीं हुआ तो कब करना चाहिए जी। तो ये जाहिर है कि कहा हुआ है कि 4 से 12 हफ्तों में भी कभी भी लगा ले। अगर 28 दिन के बाद लगा सकते हो तो वो सबसे बेहतर होगा। लेकिन 4 से 12 हफ्तों में कभी भी लगाना चाहिए। और वो इसलिए देते हैं कि वो, जैसे कि डॉक्टर उमा ने सही बताया, कि एंटीबॉडी को बूस्ट करते हैं। हम लोग के शरीर में जो एंटीबॉडी होते हैं उसका रिस्पॉन्स बूस्ट करते हैं, और ये लगाना बहुत जरूरी है दूसरी एंटीबॉडीज को और तगड़ा करने के लिए। और दूसरे के बाद फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा शरीर थोड़ा सक्षम हो जाएगा एक बीमारी से निपटने के लिए। जी, डॉक्टर अनूप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मॉर्निंग जी, डॉक्टर अनूप, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि अब जबकि ये वैक्सीन आ गई है, इन दोनों वैक्सीन की एफिकेसी को लेकर भी कई बातें हुए। ट्रायल रन हो चुका है, हम जानते हैं कोविशील्ड का 3rd फेज तक हो चुका है, साथ ही कोवैक्सीन 3rd फेज अभी चल रहा है। इनकी एफिकेसी को लेकर आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे भारत में और बहुत बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। जया जी, दोनों वैक्सीन जो हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों के ऊपर फेज 3 ट्रायल्स हो चुके हैं और इसमें कई 1000 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ट्रायल हुए थे। उसके बाद ही ये देखा गया कि इसकी एफिकेसी 70 to 90% देखा गया है 18 ईयर से अबव जो पेशेंट्स थे, और इसकी जो सेफ्टी है वो भी काफी अच्छी देखी गई है। तो दोनों ही वैक्सीन इक्विवेलेंट मानी जा रही हैं इस समय। और ये भी देखा जा रहा है जो म्यूटेंट स्ट्रेन जिसकी बात हम कुछ दिनों पहले कर रहे थे, उसके ऊपर भी ये कारगर हो सकती है। अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है कि ये कारगर नहीं है। तो इसलिए सेफ्टी एंड एफिकेसी वाइज ये दोनों ही वैक्सीन बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली भारतीय कंडीशंस के हिसाब से अगर आप देखें कि सारे वैक्सीन स्टोरेज कंडीशंस जो है, जो पहले से हमारे पास हैं, उसी में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है भारत के लिए
तो बहुत ही ऐतिहासिक पल है पूरे भारतवर्ष के लिए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बेहद ऐतिहासिक पल है और इसका इंतजार सभी को तो, और देश में ही निर्मित ये दोनों वैक्सीन आ रही है। डॉक्टर उमा, यहाँ पर स्टोरेज को लेकर सवाल भी बात हो रही थी बार बार कि क्या इसमें कोल्ड चेन को मेंटेन करना होगा? 2 से 8 डिग्री की जो बात हो रही है, क्योंकि फिर इतनी बड़ी संख्या में अगर ये वैक्सीन आएगी तो उसकी स्टोरेज भी एक बहुत बड़ी, उसमें एहतियात बरतने की जरूरत होगी। सबसे अच्छी बात इन दोनों वैक्सीन के बारे में है कि 2 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर चाहिए। और देखिए, आज हर किसी के यहाँ फ्रिज होता है और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और ना ही आएगी, जो मुझे लगता है। गांव में भी आप देखेंगे कि स्टोर फ्रिज जैसी चीज अवेलेबल होती है, जो कॉमन घर में यूज का फ्रिज होता है, उसमें 2 to 8 डिग्रीज टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है। तो आई डोंट थिंक कोल्ड चेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी। और वैसे भी देखें तो वैक्सीनेशन चिल्ड्रन में या एडल्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी कंट्री में चल रहा है, तो और बहुत सक्सेसफुली चला है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी इस दोनों वैक्सीन को लेकर। हाँ, अगर हम दूसरे बाकी के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनमें जरूर -70 जरूरत होती है, लेकिन वो मुश्किल हो सकता है कि -80 -70 डिग्रीज टेम्परेचर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेंटेन करना। बट इन दोनों वैक्सीन के साथ आई डोंट थिंक प्रॉब्लम आएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो भारत में लग रही है उसमें एज सच कोई दिक्कत नहीं है उसके स्टोरेज के लिए। इस पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे और लोगों के मन में जो सवाल है, जो भ्रम है इसको लेकर, उसको भी दूर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो टीका जिंदगी का आ चुका है, तमाम तैयारियां हो चुकी है। पूरे देश में आज से टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री 10:30 बजे संबोधित करेंगे। इस वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की उम्मीदें हैं, हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर अनूप और डॉक्टर उषा हमारे साथ, डॉक्टर उमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर उमा, यहाँ पर वैक्सीन जब लग जाएगी तो क्या ये माना जाए कि उसके बाद भी जरूरी होगा मास्क पहनना, जो तमाम कोरोना के एहतियात होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, वो बेहद जरूरी रहेगा तब भी? शुरुआत में तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये समझ लें कि जब वैक्सीन मिली किसी इंडिविजुअल को तो वो तो प्रोटेक्टेड हो गया फ्रॉम मैनिफेस्टिंग इन्फेक्शन। मतलब कि लेकिन उसमें सब क्लिनिकल इन्फेक्शन तो हो सकता है, इसका मतलब उसके अंदर वायरस जा सकता है, लेकिन उसको डिजीज नहीं होगी, या फिर होगी तो बहुत माइल्ड डिजीज होगी, सीवियर डिजीज नहीं होगी, और लेकिन वो दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है इन्फेक्शन। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी, जब मास पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती, तब तक वो तीनों चीजों का पालन करें, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। जी डॉक्टर अनूप, यहाँ पर एक बार वैक्सीनेशन हो जाए, अगर पहली और दूसरी डोज का टाइम हो जाए, उसके कितने वक्त बाद जो है कह सकते हैं उसका असर वैक्सीन का माना जाए कि होना शुरू हो जाएगा? कि जया जी, अभी लैंसेट जर्नल, जो विश्व का बहुत बड़ा जर्नल माना जाता है, उसमें रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल छपा है। 3 स्टडीज हैं उसमें, यूके, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। उसमें पाया गया कि जब सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद अगर हम टाइटर को चेक करते हैं तो वो जो है प्रोटेक्शन लेवल पर आ जाती है। तो इसलिए जैसे अभी डॉक्टर उमा ने भी बताया कि हमारे जो प्रिकॉशंस हैं हमको जारी रखने पड़ेंगे ड्यूरिंग वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन, क्योंकि जो 2 हफ्ते के बाद भी एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, उसके बाद भी ये नहीं कि पूरी तरह प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। ऐसा हो सकता है कि अगर आपको होए तो माइल्ड हो जाए, सिवियर ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसलिए प्रिकॉशन तो आपको अगले 6 से 8 महीने तक जारी रखना ही रखना है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि प्रोटेक्शन एंटीबॉडीज होने के बाद भी आपको ये प्रिकॉशन जारी रखने पड़े। तो यहाँ पर वैक्सीन लगने के करीब करीब 2 हफ्ते बाद, उसके बाद जो है एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाती है, लेकिन जो तमाम एहतियात है वो बरतते रहना बेहद ज़रूरी है। यहाँ तमाम एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं और लोगों को इस बात के लिए जागरूक रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे ये आम लोगों तक जब ये वैक्सीन पहुँचेगी तो उसके बाद वो निश्चिंत ना हो जाए कि उसके बाद कोरोना जो है खत्म हो चुका है। यहाँ डॉक्टर उमा, कई बार साइड इफेक्ट्स को लेकर बार बार बात हो रही है कि ये वैक्सीन लगने के बाद, जैसे और वैक्सीन लगती है उसके बाद हल्का बुखार, सिर दर्द या कोई एलर्जी हो सकती है। क्या इसका मतलब ये भी समझा जाए कि वो वैक्सीन अपना काम कर रही है अगर ये साइड इफेक्ट्स हल्के फुल्के नजर आते हैं तो? वैक्सीनेशन में हम बाहर से एक एंटीजन बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे रिएक्शन तो बॉडी करती है, तो लेकिन
किसी में वो ज़्यादा हो सकता है और किसी में वो अननोटिस जा सकता है। तो अगर ज़्यादा होता है तो इस तरह की जो माइल्ड सिम्टम्स हैं, जैसे लो ग्रेड फीवर हुआ एक कुछ घंटों के लिए, 1-2 दिन के लिए, बॉडी में पेन्स या जॉइंट्स में पेन, या फिर किसी को थोड़े एलर्जिक रिएक्शन हो गए, लोकल साइट पे जहाँ इंजेक्शन दिया गया वहाँ पे कुछ रिएक्शन हो गया, तो इस तरह के बहुत माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। तो एक बात जो आपने कही कि बॉडी रिएक्ट कर रही है, ये बिल्कुल सही है, उसी से पता चलता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि सबको ये लक्षण बिल्कुल नहीं होते। कुछ जी। लोग, इसीलिए जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें बहुत कैटेगोरिकली कहा गया है कि जिनको एलर्जी है उनको अवॉइड करनी है वैक्सीन। जी जी, जिनको एलर्जी है फिलहाल उनको अवॉइड करना होगा ये इंजेक्शन। डॉक्टर अनूप, आप और डॉक्टर उमा आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं और इस पर हम चर्चा अपनी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो पूरे देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 10:30 बजे प्रधानमंत्री 3006 केंद्रों को संबोधित करेंगे। इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। बेहद ऐतिहासिक पल है। हमारे साथ दो खास मेहमान, दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर उमा, डॉक्टर अनूप हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अनूप, यहाँ अभी तो 2 वैक्सीन भारत में आई है, हम जानते हैं। आने वाले वक्त में और कितनी वैक्सीन, क्योंकि रिसर्च चल रही है बड़े पैमाने पर, आने की उम्मीद है अभी? बिल्कुल, देखिए इस समय आप जानते हैं जो मॉडर्ना फाइजर वैक्सीन है वो ऑलरेडी यूके, यूएस में और कई यूरोपियन कंट्रीज में लगाई जा रही है। रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन भी कई कंट्रीज में लग रही है और चाइना की वैक्सीन भी चल रही है। तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प आने वाले हैं। ये 2 वैक्सीन तो शुरुआत हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने जो समय है उसमें हमें और वैक्सीन का अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 2 वैक्सीन के जरिए आप इतने सारे लोगों को लगाने में मुश्किल हो सकती है। तो आने वाले समय में और वैक्सीन का अप्रूवल मिलता जाएगा और उसके बाद हम, जैसा हमारा टारगेट है कि करीबन 50 से 60 करोड़ जो हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको हम टीकाकरण कर पाएंगे। जी डॉक्टर उमा, यहाँ पर नए स्ट्रेन को लेकर काफ़ी चिंता पैदा हो गई है। ब्रिटेन में उसका असर भी हमने देखा किस बड़े पैमाने पर हुआ। बहुत से यात्री जो ब्रिटेन से यात्रा करके यहाँ पहुँचे हैं भारत, तो ऐसे कई केसेस में नए स्ट्रेन के जो है यहाँ पर भी भारत में देखने को मिले हैं। ये जो 2 वैक्सीन जो लग रही हैं, क्या उसका असर उन पर भी देखने को मिलेगा? अब तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक तो ये देखने में आया है कि इस जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी ये 2 वैक्सीन काम करेंगे। इसलिए यहाँ समझना ज़रूरी है कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर होते हैं या तैयार की जाती हैं तो वो सिर्फ एक किसी प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं होती, पूरा एक सेगमेंट है जिसके अगेंस्ट वो डेवलप होती हैं, जिसमें एंटीजेनिक पोटेंशियल होता है। जैसे कि ये कोरोना वायरस है तो जो स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं वो एक वैक्सीन में लिए गए हैं। दूसरी वाली जो इंडियन कोवैक्सीन है उसमें जो वायरस कंप्लीट जो वीरियन है, मतलब वायरस का जो जीनोम है वो लिया गया है और वो इनएक्टिवेटेड है, मतलब वो डिजीज नहीं करेगा। तो ये माना जा रहा है कि दोनों ही वैक्सीन म्यूटेंट स्ट्रेन में इफेक्टिव होंगे। जी डॉक्टर उमा, आप और डॉक्टर अनूप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि कोविन ऐप के जरिए पूरा फॉलोअप किया जा रहा है, सरकार कर रही है और रजिस्ट्रेशन अभी सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है। क्या आपका नंबर आ पाया? आप दोनों से सवाल है। आप डॉक्टर उमा एम्स में, आप सफदरजंग अस्पताल में, डॉक्टर अनूप? नहीं, अगर मैं पहले बोलूँ तो नहीं, मेरा अभी तक तो नहीं आया, लेकिन श्योरली हम सब वैक्सीनेशन लेंगे जब, क्योंकि वो अभी लॉन्च होगा, ऐप लॉन्च होगा और उसके बाद मैसेजेस आने शुरू होंगे। डेटा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। जी डॉक्टर अनूप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए हम सफदरजंग हॉस्पिटल में भी सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट बन चुकी है, तो हमारा भी नंबर अभी तो नहीं आया बट बहुत जल्दी आ जाएगा और हम उसके लिए लगाने के लिए बहुत उत्साहित हैं और सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे जिनका भी नंबर आता है आगे जाके अपना टीकाकरण कराएं और कोई भी डाउट ना रखें इसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में। जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जो भ्रम लोगों के दिमाग में सवाल थे उसको क्लियर करने के लिए आप दोनों का, डॉक्टर अनूप आपका और डॉक्टर उमा आपका शुक्रिया।